नमस्कार दोस्तों। आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता। दोस्तों, अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंधु घाटी से हर एग्जाम में 3 से 5 सवाल पक्के आते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि एग्जामिनर एक ही जगह से बार बार बच्चों को फंसाता है। आज की इस जी के वन शॉट वीडियो में मैं आपको वो सारे ट्रैप पॉइंट्स क्लियर करूंगा ताकि एग्जाम में आपसे एक भी सवाल गलत ना हो। अगर आप चाहते हैं कि आपका एक भी सवाल गलत ना हो तो दोस्तों मेरे साथ वीडियो को एंड तक जरूर देखें, जिससे आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंचें और आप इस वीडियो का भरपूर तरीके से फायदा उठा सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज शुरुआत कहां से हुई? 1921 में हड़प्पा और 1922 में मोहनजोदाड़ो से शुरू हुई। इनकी खोज कहां से हुई? 1921 में हड़प्पा और 1922 ईस्वी में मोहनजोदाड़ो से शुरू हुई। अब देखिए, हड़प्पा की खोज की थी दयाराम साहनी ने। कब की थी? दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी। और मोहनजोदाड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 ईस्वी में। और किसने की थी? राखालदास बनर्जी। तो आप दोनों चीजें याद रखेंगे। देखिए, मैंने आपको ट्रिक के जरिए समझाने की कोशिश भी की है कि 21 हड़प्पा और 22 मोहनजोदाड़ो, यानी कि 21 में हड़प्पा की और 22 में मोहनजोदाड़ो की। दूसरी चीज ये है कि इसका उत्कर्ष काल लगभग 2500 ईसा पूर्व माना जाता है। यानी कि ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो किस काल में लगभग उदय हुई? 2500 ईसा पूर्व। यानी कि ईसा मसीह से 2500 वर्ष पूर्व उनका उदय माना जाता है। और ये सभ्यता थी कैसी? मेन सभ्यता ये थी, ये कैसी थी? कांस्य युगीन थी। याद रखिएगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन कहते हैं और हड़प्पा सिविलाइजेशन कहते हैं। ये भारत की सबसे विकसित नगरीय सभ्यता थी। दोस्तों याद रखना इस चीज को। और अगली चीज देखिए, मैंने यहां पर एक और चीज लिखी है कि सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता थी। ये क्वेश्चन एसएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। हमेशा यहां से सवाल पूछता है, सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता थी। पूछ लेगा आपसे कि कौन सी सभ्यता सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता थी। ऑप्शन देगा आपको 3-4, तो आपको सही कौन सा करना है? सिंधु घाटी सभ्यता। अगला बोला गया है कि जो उसकी उन्नत नगर योजना, जल निकास और व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। उसमें उन्नत नगर योजना यानी कि उसके जो नगर प्लानिंग किए गए थे ना, वो बहुत ही उन्नत तरीके से किए गए थे। इसके जो जल की निकासी थी यानी कि ड्रेनेज सिस्टम, इसमें नालियों का बहुत अच्छा व्यवस्थीकरण किया गया था। और इसमें जो व्यापार का जिक्र किया गया है वो भी बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। तो देखिए, इसको विस्तार से एक एक करके समझते हैं, आगे चलते हैं और समझते हैं सारी चीजों के बारे में। देखिए, विस्तार के बारे में जानते हैं। देखिए क्या है इसका विस्तार था। सबसे पहले मैं विस्तार के बारे में बता रहा हूं आपको, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि विस्तार से अक्सर करके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार बहुत बड़ा था। उत्तर में देखा जाए तो मांडा यानी कि जम्मू कश्मीर, और दक्षिण में कहां थी? दायमाबाद यानी कि महाराष्ट्र। और पूर्व में पूछा जाए तो कहां था? आलमगीरपुर। ये पड़ता है मेरठ में। कहां पे? मेरठ में। याद रखिएगा, यानी कि देखिए उत्तर प्रदेश। और पश्चिम में कहां थी? सूत का गैंडोर तब फैली हुई थी। देखिए, इसका माइंड मैप में मैंने आपको बना के दिया, आप थोड़ा सा माइंड मैप के जरिए समझिए। देखिए, फिगर मैप ये दिया है, मैंने इसमें समझाया। उत्तर में कहां थी? उत्तर में देखिए मांडा, यानी कि ये यहां क्या था? मांडा। देखिए ये कहां पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर में। और देखिए पूर्व में मैंने आपको बताया, पूर्व में कहां थी? आलमगीरपुर। यानी कि अगर इधर की बात करेंगे आप तो पूर्व में समझ में आ जाएगा आपको। एक इस माइंड मैप को जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये माइंड मैप अगर आपने समझ लिया तो आपको समझ लीजिए कि इसकी लोकेशन आराम से याद आ जाएगी और आप कभी भी इसके बारे में भूलेंगे। देखिए दायमाबाद कहां पे? दक्षिण में। और मैंने आपको बताया, देखिए पूर्व में कहां पड़ता है? आलमगीरपुर। यानी कि पूर्व की बात करेंगे तो ये क्या है? आलमगीरपुर। इसे याद रखेंगे, आलमगीरपुर यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश। और ये कहां पड़ता है? मेरठ में। इसको याद रखिएगा। और पश्चिम में बात करेंगे इधर की साइड में तो यह कहां पड़ता है? सूत का गैंडोर। कहां पे? सूत का गैंडोर। याद रखिएगा। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं।
अब इसके जो मेन पार्ट है वो है पार्ट नंबर 3, इसमें है प्रमुख नगर, यानी कि मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है इसके बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता को प्रमुख नगर याद करने के लिए मैंने आपको लिए एक आसान ट्रिक रखी है। देखिए क्या है ट्रिक, HMDKRL। अब ये कैसे याद होगी, HMDKRL? देखिए मैंने इसको बहुत सिंपल कर दिया है। देखिए H से बनाया है मैंने हर, H से क्या बनाया है हर। M से मैंने बनाया है मेरा, M से क्या बनाया है मेरा। देखिए मैं पेन चेंज करता हूं। और D से क्या बनाया है मैंने दोस्त, तो हर मेरा दोस्त। K से बनाया मैंने खाना, R से मैंने बनाया है रोज, और L से बनाया है लाता। तो इसको आसानी से आप लोग याद कर लेंगे, HMDKRL यानी कि हर मेरा दोस्त खाना रोज लाता। यानी कि क्या है, आपको क्या बताया गया कि अपने दोस्त के बारे में बताया गया। तो मेरा हर एक मेरा दोस्त जो था वो मेरे लिए खाना रोज लाता था। अब देखिए समझते हैं हर एक दोस्त का मतलब क्या है, ये क्या समझाने की कोशिश कर रहा है मैं। देखिए ह से बना है हड़प्पा, क्या बना है हड़प्पा। ये देखिए H है ना, H, इस H से मैंने बनाया है ह यानी कि हड़प्पा। अब हड़प्पा में मिला क्या, हड़प्पा में मिला विशाल अनाज का गोदाम। इसे नोट करके याद रखिएगा, हड़प्पा में क्या मिला, विशाल अनाज का गोदाम। मां से बनाया है देखिए M, दूसरा वाला M से बनाया है मोहनजोदाड़ो, यानी कि मां से मोहनजोदाड़ो। अगला है D, D से बना है धौलावीरा यानी कि दा। यहां क्या था, उत्कृष्ट जल प्रबंधन था। और देखिए अगला आगे बढ़ते हैं, का यानी कि के से बना है कालीबंगा। इसका मतलब क्या है, अग्निकुंड और हल चलाने के प्रमाण यहां पर मिले हैं, इंपॉर्टेंट है ये। अगला है राखीगढ़ी। देखिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछा गया, बहुत बार पूछा जाता है ये, कि राखीगढ़ी भारत का सबसे बड़ा स्थल है। कैसा है, सबसे बड़ा स्थल। इसको पॉइंट नोट करके रखिएगा क्योंकि इसके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछे। और लास्ट है ला, इसका मतलब है लोथल यानी कि बंदर डॉकयार्ड। समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसके बारे में। इसकी नगर योजना पे चलते हैं, अगला टॉपिक है इसका, इसका अगला भाग जो है नगर योजना। नगर योजना का मतलब क्या है, देखिए समझते हैं इसकी टाउन प्लानिंग कैसी थी। ये मोस्टली जो है ये सभ्यता कहां पे हुई है, सिंधु नदी और उसकी नदियों के किनारे विकसित हुई है। यानी कि सिंधु नदी जहां पड़ती थी और उसकी सहायक नदियां, उसके आसपास ही ये विकसित हुई है। इसीलिए इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन है। इस बात को याद रखिएगा क्योंकि इंडस का मतलब होता है सिंधु, इंग्लिश में कहते हैं इंडस और हिंदी में कहते हैं सिंधु। चलिए और समझते हैं। सिंधु सभ्यता का नगर योजन दुनिया का सबसे वैज्ञानिक नगर योजनाओं में से एक था। क्यों था, रीजन क्या था उसका, उसमें वैज्ञानिक यानी कि साइंटिफिक रीजन यूज किया गया था। इसको बोला जाता है, लोगों ने जब सर्च की, जैसे मैंने आपको बताया था, सर्च के बाद ही तो पता चला था उसमें क्या था क्या नहीं। तो देखिए क्यों थी साइंटिफिक रीजन, उसमें क्या था। शहर दो भागों में बटे थे। ऊंचा वाला जो था उसे कहते थे गढ़ क्षेत्र यानी कि सिटाडेल, इंग्लिश में कहते हैं सिटाडेल। और नीचे का जो क्षेत्र था उसमें रहते थे नगरवासी यानी कि प्रजा। तो ऊपर वाले क्षेत्र को क्या कहते थे, गढ़ क्षेत्र, और नीचे वाले को क्या कहते थे, नगर, जहां जनता रहती थी। और देखिए क्या था, इसकी जो सड़कें थी ना वो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा है कई बार एसएससी ने, और भी बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है ये, तो ध्यान रखिएगा इसे। आगे बढ़ते हैं। घर जो थे उसके पक्की ईंटों से बने होते थे और लगभग हर घर में स्नानाघर और कुएं होते थे। क्या होते थे, स्नानाघर और कुएं। तो देखिए मैंने आपको याद करने के लिए एक की लाइन दी हुई है, यानी कि ये कैसा था, ग्रिड सिस्टम था सिंधु घाटी सभ्यता का। तो आपको याद रखना है कैसा था, ग्रिड सिस्टम। और आगे बढ़ते हैं, देखिए और समझते हैं। देखिए जल निकासी की व्यवस्था से अगर मैं बात करूं, तो जल निकासी यानी कि इनका ड्रेनेज सिस्टम कैसा था। यहां मिली है नालियां, कैसी थी, नालियां। नालियां कैसी होती थी, ढकी होती थी और हर घर से जुड़ी होती थी। ये इनकी बहुत ही खास बात बताई गई है कि यहाँ पे नालियां मिली, यानी कि उनकी उन्नत जल निकास व्यवस्था थी। अब नालियां मिलेंगी तो डेफिनेटली आपको भी पता होगा कि उनकी निकासी व्यवस्था कैसी हो जाएगी, उन्नत किस्म से हो जाएगी। दूसरी चीज इसमें यह बताई गई कि सफाई के लिए उनके विशेष छेद बने हुए थे, जहां से वो क्या करते थे, आसानी से साफ सफाई का ध्यान रखते थे। और यह आधुनिक नालियों से भी यह व्यवस्था बहुत बेहतर मानी जाती है। आधुनिक व्यवस्था जो थी ना, आजकल की जो हम लोग बात करते हैं नालियों से, उससे कई गुना बेहतर मानी जाती है। अब देखिए दिक्कत यह है कि इसको याद कैसे रखें, तो मैंने इसकी ट्रिक इंक्लूड करके दी आपको। देखिए घर, नाली और मुख्य नाली, इसको याद करेंगे जीएनएम से, जीएनएम। अब देखिए जीएनएम का मतलब क्या है, देखिए आपने समझा होगा कि जैसे ही कभी साफ सफाई की बात आती है तो आपने देखा होगा जीएनएम एक कोर्स होता है, उसमें क्या करते हैं,
डॉक्टरी के लिए होता है ये। तो डॉक्टर क्या करते हैं, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं। तो वो क्या करते हैं, ज्यादातर ये बताते हैं कि नालियों का उपयोग साफ सफाई के लिए करना चाहिए, बढ़िया तरीके से साफ सफाई रह सके ऐसी नालियां रखनी चाहिए। तो देखिए यहां से आपको याद आ जाएगा घर, नाली और मुख्य नाली। जी से घर, नाली, एन से नाली और एम से मुख्य नाली। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में आगे बात करते हैं। इनके इकोनॉमिक लाइफ के बारे में बात करते हैं। इनका आर्थिक जीवन कैसा था, इनका आर्थिक जीवन कैसा था। इनकी मुख्य जो जीविका थी वो क्या थी, कृषि और व्यापार। यानी कि इनकी अर्थव्यवस्था किस पर चलती थी, केवल कृषि और व्यापार पर चलती थी। वो क्या उगाते थे, वो गेहूं, जौ, कपास, ये सारी चीजों को उगाते थे। अब दूसरी चीज इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि कपास उगाने वाली यह दुनिया की पहली सभ्यता है, पहली। ध्यान रखना इसको, इसको नोट करके रखना, क्योंकि क्वेश्चन भी मैंने प्रीवियस ईयर जितने भी कंपाइल किए ना, उनमें ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि कपास उगाने वाली दुनिया की पहली ये सभ्यता थी। व्यापार इनका दोनों जगह से होता था, स्थल मार्ग और समुद्री मार्ग। और मेसोपोटामिया, जिसे आज की डेट में ईरान कहते हैं, वहां से इनके व्यापारिक संबंध पाए गए। अब इसके लिए सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि सर इसको याद कैसे करें। तो देखिए मैंने इसकी ट्रिक लिखी हुई है, के, बी, सी और एल, ये 4 केवल अल्फाबेट आपको याद करने है। कौन सा, के, बी, सी, एल। अगर इनके आर्थिक जीवन की बात करें तो उसमें क्या याद करना आपको, के, बी, सी, एल। के से बनेगा खेती, के से क्या बनेगा, खेती, के से बनेगा खेती, और बी से बनेगा बैल, और सी से बनेगा कपास, और एल से बनेगा लोथल। सिंपल, के, बी, सी, एल। आर्थिक जीवन की बात करें तो के, बी, सी, एल आपको याद करना है, खेती, बैल, कपास और लोथल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बात करते हैं इनके धार्मिक जीवन की। देखिए धार्मिक जीवन इनका कैसा था। यहाँ के जो लोग थे वो केवल प्रकृति पूजा में विश्वास रखते थे। कैसे, प्रकृति पूजा। मुख्य धार्मिक जो प्रमाण इनके मिले हैं उनमें बताया गया केवल मातृ देवी की मूर्ति और पशुपति मुद्रा यहाँ पे मिल गई है। पशुपति मुद्रा का मतलब पशुपति नाथ कहते हैं भगवान शिव का रूप, तो शिव का प्रारंभिक रूप। और यहाँ पे वृक्ष पूजा होती थी और पशु पूजा होती थी। इंपॉर्टेंट ये है इसमें धार्मिक जीवन में कि यहाँ पर कोई विशाल मंदिर नहीं मिले। इस बात का खासकर ध्यान रखना, यहाँ पर कोई विशाल मंदिर नहीं मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि धर्म सरल और व्यक्तिगत था। अब इसको याद कैसे करेंगे, देखिए इनके धार्मिक जीवन के बारे में मैंने आपको एक ट्रिक लिख के दी है, जिसमें 3 चीजें सिर्फ आपको याद करनी है, केवल माँ, पशु और पेड़। माँ से बनेगी मातृ देवी, और पशु से मैंने आपको बताया पशुपति मुद्रा, और पेड़ यानी कि वृक्ष पूजा। यानी कि तीनों चीज आपको समझ में आ गई हो। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इनका कला और शिल्प से एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, उसको समझिए कैसे। इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक कांसे की नर्तकी और एक सुंदर मनके। ये इंपॉर्टेंट है, कांसे की नर्तकी मिली, कांसा मतलब होता है ब्रॉन्ज यानी कि कांसे, और दूसरा सुंदर मनके। मनके का मतलब है मोती बनाने का कारखाना भी यहाँ पर पाया गया। ये लोग क्या करते थे, मोती बनाते थे। और एक और चीज जो मिली वो थी मोहरें, पशुओं वाली मोहरें। ये मोहरें क्या पहचान दिलाती हैं, ये इनके व्यापार और इनकी पहचान के लिए यूज होती थी, इस बात को बताया गया। दूसरी चीज ये कि अक्सर करके एग्जामिनर यहां से एक क्वेश्चन पूछता है मुद्रा से। कैसे, एग्जामिनर फंसाने के लिए क्या क्वेश्चन पूछता है कि क्या यहां पर सिक्कों का प्रयोग होता था। नहीं, देखिए मैंने काटा हुआ है, सिक्कों का प्रयोग नहीं हुआ था। क्या होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली थी, यानी कि बार्टर सिस्टम था। कौन सा, बार्टर सिस्टम, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली बोलते हैं इसे दोस्तों, याद रखिएगा इसे। और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अगला बात करते हैं इनकी लिपि के बारे में। इनकी लिपि का क्या सिस्टम था, कैसे इनकी लिपि, क्या बताया गया लिपि के बारे में। देखिए इनकी जो लिपि थी वो बहुत छोटी थी। कैसी थी, छोटी, और अब तक पढ़ी नहीं जा सकी, यानी कि अब तक भी उसको पढ़ा नहीं गया। दूसरी चीज, दाएं से बाएं लिखी जाती थी। कैसे लिखी जाती थी, दाएं से बाएं। अब देखिए इसको याद कैसे करते हैं, तो याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, देखिए समझिए। ट्रिक है, पीली छोटी चित्र है, दाएं से बाएं, बस इतना ही बोलना है। पीली छोटी चित्र है, दाएं से बाएं, समझ में आ जाएगा आपको। देखिए पीली का मतलब क्या है, लिपि को आप उल्टा करेंगे तो बनेगी पीली। क्या बनेगी, पीली।
और देखिए छोटी से बनेगा छोटी चित्र, मैंने आपको क्या बताया, लिपि कैसी थी, बहुत छोटी थी, और चित्र तो आपको मैंने अभी समझाया था, यानी कि चित्र की बात कर रहा है, चित्रात्मक लिपि थी, लेकिन थी कैसी, छोटी थी। और दाएं से बाएं, यानी कि पीली छोटी चित्र है, कहां, दाएं से बाएं, यानी कि दाएं से बाएं जब आप देख रहे हैं तो कैसी है, पीली छोटी चित्र है। इससे आप रिलेट कर लेंगे और आसानी से आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए और समझते हैं, इसमें आखिरी जो है वो है पतन, यानी कि आखिरकार इतनी सारी व्यवस्थाएं थी इस इंडस वैली सिविलाइजेशन में, लेकिन हुआ क्या ऐसा जिससे ये समाप्त हुई। तो देखिए इसके समाप्त होने के दो ही कारण थे। पहला संभावित कारण जो बताया गया, इसमें मतलब दो कारण मेन बताए गए, बाकी और भी कारण है। जैसे सबसे पहला हुआ नदियों का मार्ग बदलना, यहां से होकर नदियां निकलती थी, अब नदियों का मार्ग बदलेगा तो डेफिनेटली अगर कभी नदी में बाढ़ आ जाएगी तो क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी तो क्या होगा, नुकसान होगा, लोगों को नुकसान हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, जलवायु परिवर्तन भी होगा। तो देखिए जलवायु परिवर्तन भी बताया गया। और तीसरी चीज क्या है, जब जलवायु परिवर्तन हुआ और बाढ़ आ गई तो फैल क्या गई, महामारी। तो देखिए बताया इसका मेन कारण ये है कि जलवायु परिवर्तन और नदियों का मार्ग बदलना, ये दोनों मेन कारण थे। उसके आगे और भी कारण बताए गए, जैसे अब नदियों ने मार्ग बदला तो जलवायु परिवर्तन भी हुआ और महामारी भी फैल गई, तो इससे क्या हो गया, व्यापार का पतन हो गया। अब व्यापार का पतन हो गया तो आगे चल के जब लोगों पे रोजी रोटी नहीं रहेगी, खाने के लिए कुछ दाना पानी नहीं रहेगा, तो क्या होगा, वो सिंधु घाटी सभ्यता धीरे धीरे समाप्ति की ओर चलती गई। तो देखिए ट्रिक से कैसे याद करेंगे इसे, नदी बदली, नमी आई और नाश हुआ। कैसे याद करेंगे, नदी बदली, नमी आई और नाश हुआ। नदी बदली यानी नदियों ने मार्ग बदला, नमी आई यानी कि बाढ़ आ गई तो नमी पैदा हो गई, और नाश हुआ का मतलब महामारी व्यापक रूप से फैल गई। इससे क्या हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता अपनी उन्नत नगर व्यवस्था, व्यापार और संस्कृति के लिए विश्व की महान सभ्यताओं में गिनी जाती है। तो चलिए इतना सारा हमने समझा, सभी टॉपिक को एक एक करके समझा हमने। अब इस पे आधारित हम सारे क्वेश्चनों की बात करते हैं। देखिए अब मैंने इस पे क्या है, प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें पूछे गए वो मैंने सारे इस पे लेटेस्ट एग्जाम पर आधारित सभी प्रश्नों को इंक्लूड किया है। आप भी मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए और आसानी से इसको जितने भी प्रश्न मैंने पूछे हैं उनके जवाब आप मुझे साथ साथ देते रहिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, सबसे पहला, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित थी। अब आपको मैंने अभी शुरुआत में ही बताया था, जब पहली स्लाइड में आपको पढ़ा रहा था तो उसमें ही मैंने बताया था ये कैसी थी, कांस्य युगीन थी। कैसी थी, कांस्य युगीन, यानी कि ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज एज से संबंधित थी। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ग्रेट बाथ कहां से प्राप्त हुआ है, यानी कि महान जो स्नानागार है वो कहां से प्राप्त हुआ है। मैंने आपको बताया था मोहनजोदड़ो जो थी, यहां से क्या था, विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ था। अब देखिए हड़प्पा है, धौलावीरा है, लोथल है, इनसे भी सारी चीजें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्राप्त हुई हैं। तो जब भी कभी आप इस प्रश्न को पढ़ रहे होंगे तो आप क्या करेंगे, इन चीजों को भी ध्यान रखेंगे और इनके बारे में भी रिपीटेशन कर लेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, डॉकयार्ड किस स्थल पर मिला था। आपको भी पता है डॉकयार्ड के बारे में मैंने आपको बताया। अब देखिए लोथल, ये लोथल एक जगह पड़ती है, कहां पे, गुजरात में। कहां पे, गुजरात में। और गुजरात में जगह कौन सी है, भोगवा नदी। कौन सी, भोगवा नदी के किनारे पड़ती है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए सिंधु घाटी के जो नगर थे, नगर नगर की बात करें, किस योजना पर बसे थे। देखिए वृत्ताकार नहीं थे, मैंने आपको बताया। अव्यवस्थित नहीं थे, वो तो व्यवस्थित थे। तीसरी चीज ग्रिड पैटर्न, यानी कि ग्रिड पैटर्न, यानी कि मैंने आपको बताया था ना, ग्रिड पैटर्न पर आधारित थे, यानी कि सबसे ऊपर और सबसे नीचे। सबसे ऊपर जो मैंने आपको बताया था उनको क्या बोलते थे, गढ़, जहां राजा रहता था। और दूसरा मैंने आपको, या गढ़ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सिटाडेल भी बोलते हैं, सिटाडेल। और दूसरा बताया था जिनमें जनता रहती थी, निचले क्षेत्र, उनको बोलते थे नगर। तो देखिए नगर के हिसाब से अब आप समझेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, देखिए कि कपास की खेती के जो प्रमाण हैं वो किस सभ्यता से मिले। मैंने आपको बताया था कपास की खेती के प्रमाण कहां से मिले, एक ही सभ्यता थी, कौन सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। मैंने आपको समझाया था ना,
इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि जिसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं, यहीं से क्या मिले, कपास की खेती के प्रमाण मिले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु घाटी के लोग किस धातु से परिचित थे? अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जब ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, ऑप्शन सी यही आपका सही उत्तर है। क्यों? जब ये कांस्य युगीन थी यानी कि ब्रॉन्ज एज से संबंधित थी, तो डेफिनेटली ये किस धातु से परिचित होंगे? कांस्य से होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंधु घाटी की मुद्रा प्रणाली कैसी थी? यानी कि देखिए मैंने आपको समझाया भी था और उसके बारे में बहुत फोकस करके बताया भी था स्पेशल। देखिए क्या वहां पे मुद्राएं चलती थी? पहला ही क्वेश्चन मेरा ये है, एग्जामिनर यहीं से अक्सर करके क्वेश्चन पूछता है। नहीं, वहां मुद्रा थी नहीं। मुद्रा के चक्कर में क्या चलता था वो देखिए, स्वर्ण सिक्के नहीं चलते थे, रजत सिक्के नहीं चलते थे, तांबे के सिक्के नहीं चलते थे। चलता क्या था? केवल वस्तु विनिमय सिस्टम था, यानी कि जिसे मैंने आपको बताया था बार्टर सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? बार्टर सिस्टम। तो याद रखिएगा, इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि भगवान पशुपति की मोहर किससे संबंधित मानी जाती है? अब देखिए पशुपति में मैंने आपको समझाया था, पशुपति ये भगवान शंकर का नाम है। किसका? शिव का। देखिए ये ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। देखिए विष्णु का नाम है क्या? नहीं। ब्रह्मा भगवान का? नहीं। इंद्र का नाम है? नहीं। तो डेफिनेटली किनका होगा? शिव भगवान का, क्योंकि उनको ही कहते हैं पशुपति नाम। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए सिंधु घाटी से किस प्रकार की नालियां मिली हैं? खुली मिली है क्या? मैंने आपको बताया था ना, इनकी जितनी भी प्रकार की ड्रेनेज सिस्टम था उसमें स्पेशल ध्यान दिया गया था, और ये ना तो खुली थी, ना मिट्टी की थी, ना लकड़ी की थी, ये पक्की थी। और दूसरी चीज ढकी हुई मिली थी। ड्रेनेज सिस्टम इनका बहुत अच्छा था और एक दूसरे से कनेक्टिंग भी थी, मैंने आपको बताया भी था, याद रखिए। चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस कारण हुआ? मैंने आपको बताया था ना, इनके कोई एक कारण नहीं है, लेकिन दो कारण इंपॉर्टेंट थे। पहला नदियों का मार्ग बदलना, और दूसरा बाढ़ आने से क्या हुआ? महामारी फैलना। अब जब नदियां मार्ग बदलेगी तो बाढ़ आएगी, और बाढ़ आएगी तो महामारी फैलेगी, और जलवायु परिवर्तन भी इसका एक कारण बताया गया। तो इसमें मेन कारण देखिए कौन सा था? नदी वाला बताया ही नहीं गया, ये भी नहीं है। आर्यों का आक्रमण मैंने बताया, महामारी थी, लेकिन मेन कारण क्या था इसका? मेन कारण था जलवायु परिवर्तन, क्योंकि देखिए जलवायु परिवर्तन ही हुआ, उसके कारण ही तो महामारी फैली है। अगर ऑप्शन सी नहीं होता तो आप ऑप्शन बी टिक करते। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ये कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, अक्सर करके इसको पूछा जाता है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? देखिए सबसे बड़ा स्थल मैंने आपको बताया था राखीगढ़ी। कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। दो क्वेश्चन मैंने स्टेटमेंट वाइज रखे हैं, क्योंकि आजकल का जो लेटेस्ट पैटर्न है वो इसी पर आधारित है। तो लेटेस्ट पैटर्न पे मैंने दो क्वेश्चन रखे हैं, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि आजकल एग्जाम में क्या पूछ रहा है। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता, स्टेटमेंट पहला दिया, सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग से संबंधित थी। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। दूसरी चीज, सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे का प्रयोग होता था। ये दो स्टेटमेंट दिए गए। अब देखिए सही विकल्प आपको चुनना है। क्या ये दोनों सही है? क्या ये दोनों गलत है? क्या इनमें से एक सही एक गलत है, या इनमें से पहला सही और दूसरा गलत है? तो अब इसमें से आप कैसे जांच पाएंगे? आपको कैसे पता चलेगा? देखिए मैंने आपको बताया था कांस्य युगीन तो थी, तो पहला ऑप्शन तो सही है, और दूसरा ऑप्शन लोहे का, इसमें कोई जिक्र नहीं किया गया, तो डेफिनेटली दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही है इसका ऑप्शन? देखिए कथन एक सही और कथन दो गलत, यानी कि ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट की फॉर्म में मैंने आपको दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से समझिए और इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आपको आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। तो देखिए इसका क्वेश्चन का जवाब आपको मुझे जरूर देना है कमेंट बॉक्स में। हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो और ट्रिक अगर आपकी समझ में आए और हमारी मेहनत समझ में आए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ सके और हम ऐसे ही आपके लिए ट्रिक वीडियो बना सकें। मेरे साथ वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।